तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइसेस ओवरसीज। मैं हूं आपका होस्ट एंडी खान। नाज़रीन, पिछले 5-6 दिन से आप मीडिया के ऊपर और यूट्यूब पे नोट कर रहे हो पॉडकास्ट, तबसरे, तजिए, ममदानी जीत गया। बहस क्या हो रही है कि ममदानी का माजी क्या है, या ममदानी कौन है, या ममदानी आने वाले वक्त में क्या डिलीवर करेगा न्यूयॉर्क सिटी को और क्या डिलीवर नहीं कर पाएगा। हर शख्स अपने अंदाजे और कयास लगा रहा है और मैं इसके ऊपर कयास करना नहीं चाहता कि वो क्या डिलीवर कर पाएगा, क्या डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी सियासतदान 100% अपने वादे पूरे नहीं कर पाता। आप उसे लाइफ टाइम का वक्त दे दीजिए, वो अपने सारे वादे फिर भी पूरे नहीं कर पाएगा। ये सियासत का उसूल है। सियासत के अंदर ख्वाब बेचे जाते हैं नारों की शक्ल में, झूठे वादे किए जाते हैं, मगर पूरा करने की गारंटी कोई भी नहीं देता। मेरा आज का मौजू है कि ज़ोरान ममदानी क्यों जीता। तारीख में 17 साल पीछे चलते हैं। एक कैंडिडेट है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये सोशलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है। उसे इन इल्ज़ामात के तहत इलेक्शन हराने की कोशिश की जाती है, मगर वो इलेक्शन जीत जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद वो अपनी पहली तकरीर करता है। जब वो हल्फ उठाता है और पहली तकरीर करता है, तो उस तकरीर के अंदर वो ये कहता है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे वोट दिए, और उनको जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए याद करवाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा भी प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही वो ये भी याद करवाते हैं लोगों को कि अमेरिका इमिग्रेंट्स का मुल्क है और इसको बनाने में इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। जी, मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा साहब की। अमेरिका के अंदर मेन स्ट्रीम में सोशल डेमोक्रेट फिनोमेना को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये नहीं है कि फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता था, फिनोमेना एग्जिस्ट करता था। सोशल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेट फिनोमेना एग्जिस्ट करता था, और इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। बर्नी सैंडर, सेनेटर बर्नी सैंडर, वो बराक हुसैन ओबामा के भी हिमायती रहे। फिर उसके बाद सोशल डेमोक्रेट न्यूयॉर्क से अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़, उनको उनकी भी हिमायत करते हमें सेनेटर बर्नी सैंडर नज़र आते हैं, और वो इसी तरह की बातें एक ज़माने से कर, और फिर अब हाल में हमने उनको देखा वो सपोर्ट कर रहे थे ज़ोरान ममदानी को। मसला क्या है? ज़ोरान ममदानी क्यों जीत गया? इसको समझने के लिए हमें चंद और चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक जनरेशनल गैप जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि अब वोटर कौन है और वो वोटर चाहता क्या है। हमारे सामने जो जनरेशन चार्ट आता है उसके अंदर साइलेंट जनरेशन, फिर बेबी बूमर, उसके बाद जेन एक्स, और जेन एक्स से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मिलेनियल्स, मिलेनियल्स के बाद जेन ज़ी। मैं दूसरे प्रोग्रामों पर जहाँ इनवाइटेड रहा हूँ और जहाँ आप मुझे सुनते रहे, नहीं सुना होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं लिंक लगा दूँगा उन प्रोग्राम्स के, जहाँ इन मौज़ूआत के ऊपर सरसरी गुफ्तगू करके मैं गुज़र गया हूँ। इसको समझिए ऐसे कि जो जेन एक्स है, ये एक इस्तेहसाल की मारी नस्ल है, और इसका इस्तेहसाल किसी गासिब ने नहीं, बल्कि ये जो बेबी मूवर्स थे इन्होंने किया।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेबी बूमर्स थे, बेबी बूमर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा किए। तो दुनिया की आबादी बढ़ाने में सबसे बड़ा क्रेडिट इनका है। अच्छा, जो नस्ल इन्होंने पैदा की वो थी जेन एक्स। उस जेन एक्स को ना इन्होंने बोलने की आज़ादी दी, ना सोचने की आज़ादी दी, ना अपनी मर्ज़ी का कैरियर चूज़ करने दिया, ना अपनी मर्ज़ी की तालीम हासिल करने दी और बहुत सारे केसेस के अंदर तो अपनी मर्ज़ी की शादियाँ भी नहीं करने दी। अब जब इस जेन एक्स ने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो जूते, चप्पल, बेलन, चिमटे कौन-सा ऐसा हथियार नहीं था घरों के अंदर जो इन पे इस्तेमाल नहीं हुआ। तो सोच में एक बगावत थी जेन एक्स के और हर बगावत का कोई ना कोई नतीजा निकलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बगावत वायलेंस में एंड अप हो। कभी-कभी इंतकाम इतना साइलेंट, इतना खामोश होता है कि उसकी किसी को समझ में नहीं आता। जब इस जेन एक्स के बच्चे हुए, तो वो मोस्टली जो लास्ट 5 इयर्स ऑफ मिलेनियल्स है या उसके आगे जेन ज़ी है, वो इस जेन एक्स की अगली नस्ल है। तो जेन एक्स ने अपनी अगली नस्ल को सोच की, गुफ्तार की, चॉइस की पूरी आज़ादी दे दी। स्पेशली मगरबी माशरों के अंदर तो इवन के मज़हब तक के अंदर आज़ादी दे दी कि अगर एथियस्ट होना चाहते हो, सब कुछ छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। नहीं मानते तो कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्ज़ी का कैरियर चूज़ करो, अपनी पसंद की तालीम हासिल करो। जो चीज़ समझ में नहीं आती, जिस चीज़ पे एतराज़ है, सवाल उठाओ, आवाज़ उठाओ। इस सोच की आज़ादी का नतीजा तो निकलना था और नतीजा ये निकला कि एक 16 साला लड़की यूनाइटेड नेशंस के अंदर खड़ी हुई। यहाँ दुनिया के तमाम मुल्कों के सरबराह मुमलिकत बैठे हुए थे और उन ख़वातीनों हज़रात की तरफ उँगली से उसने इशारा करके कहा, हाउ डेयर यू! मेरे लिए तुम कौन-सी दुनिया छोड़ के जा रहे हो? मेरे सारे ख्वाब तुमने चकनाचूर कर दिए, हाउ डेयर यू! यहाँ से नतीजा निकलना शुरू हुआ जेन एक्स के सवाल उठाने का। और नाज़रीन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब सवाल उठते हैं, तो सवाल सिर्फ़ एक चीज़ पे नहीं उठते कि वो मौसमियात और माहौलियात तक महदूद होकर रह जाएँ। जब सवाल उठाना शुरू करती है कोई नस्ल तो वो फिर हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाती है और सवाल उठते ही चले गए। यहाँ तक कि जेन एक्स ने उन सिस्टम्स के ऊपर सवाल उठाती है, जो उनके ऊपर मुसल्लत थे। नतीजा श्रीलंका के अंदर सदारती महल लूटा गया। काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए बांग्लादेश के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मुल्क छोड़ के चली गई। नेपाल वालों को तो वो मौका भी नहीं मिला कि वो मुल्क छोड़ के भाग जाते। अल्टरनेट वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन एंड अल्टरनेट मीडिया इस्तेमाल किया गया, खबरों की तरसील के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। नतीजा दुनिया के 3 निज़ाम हुकूमत पलट गए। अब यहाँ से फ़र्क समझिए कि जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है सिविलाइज़्ड नेशंस और अनसिविलाइज़्ड नेशंस की या फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड की, ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क इसलिए ये फ़र्क आपको यहाँ से नज़र आना चाहिए कि जो कुछ बांग्लादेश में और नेपाल में हुआ या श्रीलंका में हुआ वो अमेरिका में नहीं हुआ। हमने गज़ा के लिए बच्चों को प्रोटेस्ट करते देखा, अपनी क्लासेस से निकले, लॉन में आके बैठे खामोशी से, हाथ में प्ले कार्ड पकड़ लिए।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ अमेरिका के अंदर। कुछ इसी तरह के प्रोटेस्ट नेशन वाइड सारे मुल्क के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होते रहे। मगर फिर अभी आपने गज़ा की हिमायत में एक प्रोटेस्ट और निकला था, या बांग्लादेश में या नेपाल में जो कुछ हुआ हुकूमतों के अगेंस्ट, वो प्रोटेस्ट भी आपने देखे। वायलेंस कि सबसे पहले गरीब का रक्षा जलाओ। प्रोटेस्ट तो शुरू वहाँ से होगा, जब आग लगेगी तो प्रोटेस्ट शुरू होगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड और अनसिविलाइज्ड नेशंस, कि जहाँ प्रोटेस्ट के अंदर वायलेंस, लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर वायलेंस, निज़ाम हुकूमत वायलेंस में मुलव्वस। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड या अनसिविलाइज्ड नेशन। सिविलाइज्ड नेशन की कौमें आज भी ये बिलीव रखती हैं कि चेंज कैन कम थ्रू द बैलेट, और न्यूयॉर्क की जनजी ने इसीलिए बैलेट के जरिए एक चेंज आपको दिखाया कि सोच और निज़ाम में तब्दीली हो सकती है वोट के जरिए। मगर वोट को इज्जत दो या जुल्म का बदला वोट से, उन नारों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वी स्टिल टॉकिंग अबाउट थर्ड वर्ल्ड ओवर देयर। फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर वोट से तब्दीली आ सकती है, मगर ये तब्दीली क्यों आई, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। वी टॉकिंग अबाउट द सिटी सो नाइस दे नेम्ड इट ट्वाइस, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। मगर इस सिटी का एक और नाम भी है, और वो है द मेल्टिंग पॉट। क्योंकि न्यूयॉर्क एक समंदर है और दुनिया की हर नस्ल का बंदा इसके अंदर है। दुनिया का मेरा ख्याल कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिससे माइग्रेट किया हुआ बाशिंदा न्यूयॉर्क के अंदर आपको ना मिले। आपको बिजनेसेस में भी नजर आएंगे, लोकल इकोनॉमी में भी नजर आएंगे, हर जगह आपको माइग्रेंट्स नजर आएंगे, इमिग्रेंट्स नजर आएंगे। मगर मसला इमिग्रेंट्स का नहीं है, मसला है उस निज़ाम का जो पिछले 32 साल से कुछ डिलीवर नहीं कर रहा। अगर 32 साल अमेरिकन पॉलिटिक्स का जायजा लें और 32 साल हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लें, तो ये पता चलेगा कि 32 से ज़्यादा साल, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे। मुल्क में प्रोग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। नौकरियां कम हुई, तालीम महंगी होती चली गई, इलाज मुआवजा महंगा होता चला गया, पेट्रोल महंगा हुआ, सिगरेट, दूध और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा हुआ, कमी कभी नहीं हुई। तो जब पिछली हुकूमतों की और पिछली कई सारी हुकूमतों की कोई कारकर्दगी नहीं होगी, तो लोग निज़ाम की तब्दीली की तरफ ही देखेंगे। अब उस पे ये सुनहरा दौर आया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सुनहरा दौर। इस सुनहरे दौर के अंदर जो कुछ हुआ है, जरा इसका जायजा ले लेते हैं कि पब्लिक इतनी नाराज क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे इस नारे के साथ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ड्रिल बेबी ड्रिल, सारे नारे याद हैं मुझे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जहां से कॉन्सेप्ट निकला अमेरिका फर्स्ट। हमने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए करना जो कुछ करना। किया क्या? नथिंग, नथिंग सो फार।
मैं चंद एक चीज़ें आपको गिनवा देता हूँ, बाकी अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिएगा। एक कॉमन चीज़ है, जो अमेरिका में लोग निकल के सुबह-सुबह हर बंदा जो है वो एक कप पकड़ रहा होता है या घर से हाथ में लेके निकल रहा होता है, इसे कहते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी की कीमत में 73% इज़ाफ़ा हुआ है, जब से डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए। 73% इज़ाफ़ा। टैरिफ का जो गेम खेला, इसके नतीजे में ग्रोसरी प्राइसिंग के अंदर जो अशियाए खुर्दनोश हैं, उनकी कीमतों में 40 से 55% इज़ाफ़ा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत 1 पैनी भी कम नहीं हुई जब से ये आए। मगर नारा था ड्रिल बेबी ड्रिल, पेट्रोल दुनिया को बेचेंगे हम। अपनी आवाम को सस्ता दे नहीं सकते, दुनिया को पता नहीं क्या बेच रहे। आगे चलते हैं। फिर जिन चीज़ों का क्रेडिट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं, उसके अंदर एक बिग ब्यूटीफुल बिल है। जिसकी डोनाल्ड ट्रंप साहब इसका क्रेडिट लेते हैं। इसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त बिल है, हमने पास किया। इस बिल के अंदर मुतवस्सित तबके या गरीब तबके के लोगों के लिए जिस एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए, उसकी फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कम की। गरीब आदमी मर जाए, उसे इलाज मुयस्सर ना हो। अमेरिका में तालीम बहुत महंगी है। मेडिकल कॉलेज की डिग्री बड़े आराम से $3 लाख तक खाई जाती है, इससे कम तो नहीं लगते। इंजीनियरिंग की डिग्री भी तकरीबन इतनी है। आप मास्टर्स करने चले जाएँ और महँगा है। किसी स्पेशलाइज़ेशन के लिए चले जाएँ मेडिकल फील्ड में, वो और महँगा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आके एक सिलसिला था अमेरिका में स्टूडेंट्स के लिए, जिसे कहते हैं स्टूडेंट लोन्स, कि आप कर्ज़ ले लें, पढ़ लें, फिर जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपका करियर शुरू हो जाएगा, तो वो कर्ज़ा थोड़ा-थोड़ा करके वापस कर दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसकी एक लिमिट कर दी कि जी, ये अब किसी को 83,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तालीम पहले ही प्राइसेज़ आउट ऑफ कंट्रोल थी कॉलेजेस की। सोने पे सुहागा, अब आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। अब आपको कर्ज़ा भी उतना नहीं मिलेगा कि आप डॉक्टर बन सकें या इंजीनियर बन सकें। ये एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम को चलाने की कहानी है। इसके ऊपर अगली पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ये क्या है। सिर्फ़ सरसरी तौर पे इतना समझ लीजिए कि मैं इसकी तफ़सील कभी और दूँगा, मगर सरसरी तौर पे इतना समझ लीजिए कि अमेरिका की जो स्पेशली मिडवेस्ट की स्टेट्स हैं, इनके अंदर ना आपको इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नज़र आती है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ नज़र आती हैं। ना रोज़गार के मौके हैं और ना तालीम के। और अमेरिका के मोस्टली फ़ौजी यहीं से आते हैं। तो मिलिट्री के इकोसिस्टम को चलाने के लिए गुर्बत के उस इकोसिस्टम को चलाया जाता है, इस्तेहसाल के, कि ये 12 लाख का नंबर कभी भी नीचे ना आए। रोज़गार नहीं होगा तो लोग फ़ौज में ही जाएँगे। और ये सिस्टम सिर्फ़ अमेरिका के अंदर नहीं, दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों के अंदर जब आप देखेंगे इसे इस नज़र से, तो आपको ये नज़र आएगा कि मुल्क के कुछ हिस्सों को, सोसाइटी के चंद तबकात को जानबूझ के गरीब रखा जाता है। सोसाइटी के चंद तबकात को जानबूझ के गरीब रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, तो उसके बराबर में एक झोपड़पट्टी होती है, जो कि इंतहाई बदनुमा होती है। उस खूबसूरत सोसाइटी की ब्यूटी को वो 4 चाँद नहीं लगा रही होती, ग्रहण लगा रही होती है। मगर वो फिर भी होती है, उसकी वजह ये है कि ये जो बड़े-बड़े सोसाइटी के अंदर घर बने हुए होते हैं,
और इसमें जो मेम साहिबाएँ फिर रही होती हैं, ये मेम साहिबाएँ अपने घरों के झाड़ू पोछे नहीं करती। वो झोपड़पट्टी के अंदर से ही लोग आके उनके घर के झाड़ू पोछते हैं और बर्तन धो के जाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं। क्योंकि मेम साहब को तो ये सारे काम नहीं आते ना। तो ऐसे ही इकोसिस्टम एक मिलिट्री का भी है। जैसे इकोसिस्टम को चलाने के लिए सोसाइटी के एक तबके को उन सहूलियात से महरूम रखा जाता है, जानबूझ के। And that's how, hence, military in certain countries become a family business. गारंटी देता हूँ कि आप में से 90% लोगों ने इस सिस्टम को इस तरह से नहीं देखा होगा, ना इसके ऊपर एतराज़ करने वालों ने कभी इस सिस्टम को इस नज़र से देखा होगा। बहरहाल एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब स्टूडेंट लोन्स की लिमिट 83,000 कर दी, तो उसके बाद कॉलेज में मेरी जनरेशन ने तो नहीं जाना, बूमर्स ने तो नहीं जाना, मिलेनियल्स मोस्टली पढ़ के निकल चुके हैं। तो अब ये मसला है जेन ज़ी का, जैसे तालीम से महरूम करने की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोशिश की। न्यूयॉर्क बड़ा महंगा शहर है। जब आप न्यूयॉर्क की टैक्सी में बैठते हैं तो मीटर का बटन दबते साथ ही $5 ऑटोमेटिक चढ़ जाते हैं। एंड गोइंग फर्दर, जैसे जैसे वो टैक्सी चलती है वो मीटर मजीद चढ़ता है, कम नहीं होता। न्यूयॉर्क में ऊबर की मिनिमम राइड जो है वो भी $20 की है इस वक्त। 16 या 20 के आसपास है कई नंबर। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, एक शहर जिसके अंदर एक बेडरूम का अपार्टमेंट 1800 से 2500 तक किराया, एक बेडरूम के अपार्टमेंट का। यूटिलिटीज अभी सेपरेट हैं, उन्होंने ऐड होना है। यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा हो, वहाँ अगर उठ के कोई ये कहे कि मैं सिटी को अफोर्डेबल बना दूंगा तो मैं फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे दूंगा, जहाँ मिनिमम लाइबिलिटी इंश्योरेंस गाड़ी की 6 महीने की $1400 से $1500 हो, वहाँ जब कोई फ्री ट्रांसपोर्टेशन की बात करेगा तो क्यों से वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ अगर कोई उस जेनजी से ये वादा करेगा कि मैं तुम्हारे लिए तालीम के मौके खोलूंगा, तुम्हारी मिनिमम वेज बढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारे माशी हालात बेहतर हो सकें, तो क्यों उसे वोट नहीं पड़ेगा। ये वोट जोरान ममदानी को नहीं पड़ा, ये याद रखिएगा। ये वोट पिछले 32 साल की नाकारा हुकूमतों की कारकर्दगी की रिजेक्शन है। इसे ऐसे देखिए, एंड्रू कुमो जो कि 3 दफ़ा न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे, इनके वालिद साहब भी खैर से 3 दफ़ा न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे और दोनों बाप बेटे दोनों डेमोक्रेट पार्टी के टिकट पे गवर्नर बनते रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि एक रिपब्लिकन सदर हैं, उस एंड्रू कुमो को सपोर्ट कर रहे थे। कभी उन्होंने सोचा है कि मागा रिपब्लिकन्स के दिल के ऊपर कितनी छुरियां चली होंगी उनकी इस सपोर्ट से, कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट को छोड़ के, कर्टिस सिल्वा को छोड़ के वो एंड्रू कुमो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ 30-32 साल नाकारा हुकूमतों की या उन लोगों की नहीं जो उस हुकूमतों का हिस्सा रहे, ये रिजेक्शन डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी की भी है। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ड्रिल बेबी ड्रिल और अमेरिका फर्स्ट के जो नारे उन्होंने दिए थे, ये उनकी भी रिजेक्शन है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री की भी रिजेक्शन है, और ये उस लॉबी की जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के आसपास घूम रही है, उस लॉबी के 19वीं तरमीम की रिपील करने की
जो ख्वाहिश है ये उसकी भी रिजेक्शन है कि अमेरिका के आइन की 19वीं तरमीम को रिपील करके औरतों को वोट ख़त्म कर दिया जाए। ये खबर अब तक आपने नहीं सुनी होगी, आप पहली दफ़ा मुझसे सुन रहे हैं। और मज़ीद इसकी तफ़सीरात मैं आपको किसी और व्लॉग में सुनाऊँगा कि ये कौन लोग हैं और ये कौन हज़रात हैं जो ये कह रहे हैं और इनका ताल्लुक़ किस ऑर्गनाइज़ेशन से है, इसके ऊपर कभी तफ़सील से किसी अगले व्लॉग में बात करेंगे। फ़िलहाल हम न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर फ़ोकस करते हैं। इस दौरान ममदानी की जीत का जश्न नहीं है, जो न्यूयॉर्क के अंदर मनाया गया। ये 32 साल की उस नाक़िस कारकर्दगी के हारने का जश्न था, जो न्यूयॉर्क के अंदर मनाया गया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़ोरान ममदानी क्यों इलेक्शन जीता। और अगर इसमें से कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आई हो, प्लीज़ कमेंट में सवाल पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक अगले प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दीजिए।